हेलो। तो शुरू करते हैं। आज है हमारा कौन सा लेक्चर? लेक्चर थर्ड। लेक्चर थर्ड। एक मिनट। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम एक ब्यूटीफुल कोट के साथ। एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड। एन एजुकेटेड पर्सन इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी एंड द यूथ। किसने कहा था ये? चाणक्य ने। मतलब एजुकेशन आपको सबसे अच्छा दोस्त होता है। मतलब जो पढ़ा लिखा आदमी है, एजुकेटेड पर्सन है, वो हर जगह रेस्पेक्ट, उसको हर जगह रेस्पेक्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी। एक तरफ आप एक सुंदर आदमी को खड़ा कर दो, एक तरफ आप ऐसे भी खड़ा कर दो जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, आप देखिएगा ये रेस्पेक्टेड, इसको इसको रेस्पेक्ट ज्यादा मिलेगा। एक तरफ आप नौजवान को खड़ा कर दो, एक तरफ आप एजुकेटेड पर्सन को खड़ा कर दो, एजुकेटेड पर्सन को ज्यादा रेस्पेक्ट मिलेगा। खैर, मेरा कहने का मतलब है कि एजुकेशन आपका हर जगह साथ देता है। ठीक है, आपका हर कोई साथ छोड़ सकता है, पर जो आपकी विजडम है, एजुकेशन है, वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ती। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट की। किसकी? फंडामेंटल राइट की। हमने फंडामेंटल राइट में, देखो फंडामेंटल राइट्स, मैंने हम देखे थे 6 फंडामेंटल राइट है, जिसमें कि हमने पहला फंडामेंटल राइट पूरा देख लिया था। कौन सा? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। कितने आर्टिकल आते हैं इसके अंदर? 4। कौन कौन से? 14, 15, 16, 17, 18। 14 से 18 हमने 14 देखा इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 देखा प्रोहिबिट, आपको डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना है रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स के आधार पर। 16 क्या है कि हमें रोजगार, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 17 क्या था? अनटचेबिलिटी का। और 18 क्या था? टाइटल का। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, मतलब ये रिवाइज चल रहा है हमारा। ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या था? 14 था कि भैया आपको जो ये लॉ है ना, ये डंडा लेके खड़ा है पुलिस वाला, इसके यहाँ सब इक्वल है। ठीक है, सब एक जैसे हैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ। बिफोर लॉ। 14 हो गया। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि ये भाई 14 आदमी खड़े हैं। ठीक है, आपको याद रहेगा। और ये डंडा है इसके हाथ में। कि भाई सब इक्वल है। तो आर्टिकल 14 हो गया। आर्टिकल 15। 15 क्या है हमारा? कि हम किसी को भी भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं कहूँ कि चाहे लड़की है, चाहे आदमी है, चाहे बच्चा है, चाहे कुछ भी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम भेदभाव नहीं करेंगे। प्रोहिबिशन है, नहीं कर सकते, करेंगे नहीं, नहीं कर सकते। किसके बेस पर? धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, ठीक है, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर कि भाई लड़का है, ये लड़की है, इस आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कि भाई ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है या उत्तराखंड का रहने वाला है, या फिर ये तो यहाँ का है, यहाँ का है। इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं चलेगा, सब एक जैसे हैं। ठीक है, आप भेदभाव नहीं कर सकते। और 14 क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो हमने देख देख लिया था 14 भी। अब 15 देख लिया। 16 क्या था? आपको अगर नौकरी करनी है नौकरी, ठीक है, 16 साल की होगी तो नौकरी तो करना पड़ेगा ना, याद रहने के लिए बोल रहा हूँ। तो नौकरी में आपको सभी को समान अपॉर्चुनिटी है। समान क्या है? अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, किसी को ज़्यादा और किसी को कम नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इन यहाँ नौकरी सरकारी की बात हो रही है। सरकारी नौकरी, अब आप देखो कि चाहे एक सीट हो, किसी भी कोई इंस्टीट्यूशन में चाहे एक सीट निकल रही हो, लेकिन उसके लिए फॉर्म निकलता है, बाकायदा हर चीज़, वो प्रक्रिया पूरी होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई जितनी भी सरकारी नौकरी हैं, सभी को समान अधिकार मिलेगा, समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये क्या कहता है? 16, आर्टिकल 16। आप ऐसे याद रखते हैं कि 16 साल के हो गए, नौकरी पे जाना है। ठीक है, तो 16 मतलब नौकरी, फिर आपको पूरा याद आ जाएगा। 15, 15 मतलब क्या है कि भेदभाव नहीं करना है। 14 मतलब क्या है? 14 लोग खड़े थे, इस तरह से याद रख सकते हैं आप। 17, 17 क्या है? 17 मतलब खतरा। मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत आपको नहीं करनी है। आप अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है? अच्छा आप सोचो, अनटचेबिलिटी अगर मैं आपसे पूछूं डिफाइन अनटचेबिलिटी, तो आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। क्या कहोगे? कि भाई अगर कहीं किसी दूर को मतलब जा रहा है, मतलब कोई जिसको आप
नीचा मानते हैं कि भाई आप यहाँ नहीं जा सकते, इस रास्ते फिर नहीं जा सकते, या फिर मेरे से आपकी परछाई मेरे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। क्या चीज़ अनटचेबिलिटी है? तो ये कहीं भी डिफाइन नहीं है। अनटचेबिलिटी कहीं भी डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड। बस इतना है कि अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। कौन कह रहा है? 17, वरना क्या हो जाएगा? खतरा। ठीक है, चलिए। आर्टिकल 18। 18 मतलब क्या है आपका? टाइटल। क्या? टाइटल। आप टाइटल मना है। पद्मश्री, पद्म विभूषण, इस तरह के, हाँ आप एजुकेशनल टाइटल लगा सकते हैं अपने आगे, इंजीनियर लगा सकते हैं, डॉक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि वो अपने कमाए हैं। पर ऐसा नहीं है कि भाई राजा महाराजा धीराज ये फलाना, इस तरह से चीज़ें की चीज़ें नहीं चलेंगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो मतलब आप टाइटल बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। अगर मैं कहूँ इस तरह की चीज़ें बैन हैं। तो 18 क्या है? टाइटल अबॉलिश्ड। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे चलते हैं आज के सेशन पर। आज हमें क्या पढ़ना है? बाकी फंडामेंटल राइट पढ़ने हैं, तो अब हम बात करते हैं दूसरे फंडामेंटल राइट की। किसकी? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम में क्या क्या आएगा? राइट टू फ्रीडम में आएगा आर्टिकल 19 से 22। तो हम किस पहले क्या, कौन सा आर्टिकल देखेंगे? आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 क्या है? फ्रीडम है आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड एक्सप्रेशन। देखिए आर्टिकल 19 के कई भाग है, अगर मैं सारे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर मैं एक डीप में भी कोर्स चला दूंगा बाद में, इसमें मैं आपको बिल्कुल डेप्थ में लेके जाऊंगा, आर्टिकल इनके सब क्लोज, सब पार्ट, सब कुछ पढ़ाऊंगा। फिलहाल कि हम क्या समझ रहे हैं कि बस जितना आ सकता हो लगभग लगभग, इसमें मैं बता रहा हूँ कि आर्टिकल 19 क्या है, कि आपको बोलने की और अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। ठीक है। और क्या है? देखो राइट, जो आपका प्रेस है ना, प्रेस मीडिया, वो भी यहीं से निकल कर आती है, याद रखना। अगर मैं कहूँ मीडिया का कौन सा आर्टिकल है, तो आप क्या कहोगे? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 आपका मीडिया का आर्टिकल है। ठीक है। आप कहोगे कि मुझे बोलने के बाद मीडिया क्या करती है, बोलती रहती है ना, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको को अपनी आज़ादी, विचार व्यक्त करने की, बोलने की हमेशा स्वतंत्रता है, कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर मैं कहूँ कि भारत की सारी जनता 125 135 जितनी करोड़ जितनी भी है, सारी एक तरफ हैं और आपके अकेले के विचार अलग हैं, तो आप रखेंगे, आपको कोई मार नहीं सकता। ठीक है। और क्या है? प्रेस। अगर मैं कहूँ कि प्रेस कहाँ, फ्रीडम ऑफ प्रेस कहाँ से आता है? फ्रीडम ऑफ प्रेस, मीडिया का किस स्वतंत्रता, तो वो भी आर्टिकल 19 ही बोलेगा, चीख चीख के। तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये रहा हमारा क्या है? आर्टिकल 19। ठीक है, ये क्या है हमारा? आर्टिकल 19। तो इसके एक तरफ क्या है? आप स्पीच, किसकी स्पीच का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना? बल्ले बल्ले। और आपको अपने एक्सप्रेशन बता व्यक्त कर सकते हैं, उनका अधिकार है। ठीक है, आप रो रहे हैं, आप हंस रहे हैं, जो भी है आपका एक्सप्रेशन, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप टिकटॉक पे देख ही रहे होंगे। और क्या है? और मैं कह सकता हूँ कि मीडिया, क्या, यहाँ बैठे हैं हमारे, और यहाँ बहुत सारे माइक लगे हुए हैं, मीडिया। ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये क्या है? आर्टिकल 19। समझ में आई बात? अब बात चलते हैं किसकी? आर्टिकल किसकी? 20 की। आर्टिकल 20 क्या कहता है? देखो 20 बहुत ही सुंदर आर्टिकल है। 20 बात करता है डबल जियो पार्टी की। किसकी? डबल जियो पार्टी की, जियो पार्टी की। मतलब क्या है? कि आपको एक क्राइम की एक ही बार सजा मिलेगी, एक क्राइम को की एक ही बार सजा मिलेगी। ठीक है, आपको एक क्राइम की एक ही बार सजा मिलेगी। ठीक है, चलिए एक मिनट। हाँ, तो आर्टिकल 20 क्या है? कि आपको एक क्राइम को, एक आप अगर आपने क्राइम कर दिया तो आपको दो बार पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर सपोज मान लो कोई भी जो है एसपी था या फिर डीएसपी था, कोई भी था, कोई मतलब पब्लिक सर्वेंट था, और उसने कोई क्राइम कर दिया। ठीक है, कर दिया, सपोज मान लो रेप का चार्ज लग गया या करप्शन का चार्ज लग गया, तो कोर्ट क्या करेगा? उसको सजा दे देगा, पनिशमेंट दे दी। आप देखते हैं कि उसको अपने डिपार्टमेंट से भी
स्थगित किया जाता है। बट डिपार्टमेंट हटा देता है ना, वो एसपी नहीं रहता। लेकिन कोर्ट तो नहीं हटाता उसको। कोर्ट तो क्या कहता है कि भाई आपको इतने साल की सजा सुना दी गई। लेकिन डिपार्टमेंट फिर उसको क्या करता है, उसको आप बर्खास्त करता है। सोसाइटी अलग से करती है। तो एक क्राइम तो इसने एक ही किया, सपोज मान लो करप्शन ही किया, बट कोर्ट ने भी सजा दे दी उसको, डिपार्टमेंट ने भी हटा दिया। अब मैं कह सकता हूँ कि भाई आर्टिकल 20 कहाँ रहा। आप समझे मेरी बात को, मैं कहना चाह रहा हूँ आर्टिकल 20 कह रहा है कि अगर आपने एक सजा, एक क्राइम करा तो एक ही सजा मिलेगी, एक बार सजा मिलेगी बस, ठीक है, एक बार सजा मिलेगी। आपको कोर्ट सजा दे चुका है भाई 7 साल की कैद। मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद डिपार्टमेंट क्यों सजा दे रहा है ना, डिपार्टमेंट भी हटा दिया, डिपार्टमेंट ने भी हटा दिया। उसके बाद सोसाइटी में आया, सोसाइटी वालों ने भी ये कर दिया कि भाई बहिष्कार कर दिया, हम नहीं रखते, हम नहीं बोलते चालते जो इस तरह की चीजें। अब आर्टिकल 20 रहा कहाँ। अब बताइए आप। देखो, ये कहता है आर्टिकल 20, एक क्राइम की एक ही बार सजा, बट इन द कोर्ट। मतलब ये सिर्फ कोर्ट तक है, डिपार्टमेंट कोई कोर्ट नहीं है, सोसाइटी कोई कोर्ट नहीं है, वहां आपको सजा मिल रही है, उसका फंडामेंटल, उसका आपको कोई छूट नहीं दी गई है। बस आपको कहा है कि अगर आप कोर्ट आता है तो कोर्ट आपको एक क्राइम की सिर्फ एक ही बार सजा देगा। इसको क्या कहते हैं, डबल जियोपार्डी। आप समझ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं आर्टिकल 20 क्या है। आर्टिकल 20, वन टाइम punishment, one time punishment on one crime, ठीक है। अब 19 हो गया, 20 हो गया क्राइम, सॉरी, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं, 21 की। देखिए आर्टिकल 21 अपने आप में बहुत 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 ज्यादा बड़ा है। अगर मैं कहूँ कि अगर पूरे फंडामेंटल राइट में आपसे कोई पूछ लेना कि ऐसा आर्टिकल बताओ जिसके कई मतलब निकलते हो, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकल सकता हो, तो वो आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 में बहुत कुछ आता है, छतरी है एक तरह से, इसके अंदर बहुत कुछ आएगा। मैं कहूँ एक छतरी है, इसके अंदर बहुत कुछ आएगा। मतलब इसके अंदर राइट टू लाइफ भी आएगा, राइट टू डिग्निटी लाइफ भी आएगा, राइट टू शेल्टर भी आएगा, पता नहीं कैसे कैसे, मतलब बहुत ज्यादा राइट आएंगे, हर एक राइट इसके अंदर है लगभग लगभग। समझ रहे हैं आप। ठीक है। अब मैं क्या, इसको सिर्फ इतना याद रखिए कि आर्टिकल 21 क्या है हमारा, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। अगर मैं कहूँ कि राइट टू क्या लिव इन डिग्निटी लाइफ, तो भी आप क्या कहोगे, आर्टिकल 21। राइट टू शेल्टर, आर्टिकल 21। क्या कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, इस तरह की सब चीजें जितनी भी हैं सब इसके अंदर ही आएगी, आपके आर्टिकल 21 के अंदर ही आएंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 21A। एक्चुअली इसका एक सब पार्ट है, उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि पूछ लिया जाता है। ये आर्टिकल 21A क्या है, इसका 21A ये है, कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, कंपलसरी, कंपलसरी एजुकेशन, एजुकेशन कितने से कितने साल के लिए, 6 से 14, 6 से 14 साल के लिए। पहले ये नहीं था। ये कब लाया गया, 86th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, 86वां संशोधन हुआ था। तो मैं क्या कह सकता हूँ, सॉरी, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का एक और है पार्ट, 21 का ए, ये बात करता है किसकी, ये बात करता है कंपलसरी एजुकेशन की। 6 से 14 साल कब आया था, ये 86वां संशोधन हुआ था। कब हुआ था 86वां संशोधन, 2002 में। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, जीने का अधिकार, ठीक है। अब हमारा कौन सा आर्टिकल है गया, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या है, आर्टिकल 22 भी बहुत अच्छा आर्टिकल है। एक्चुअली ये तब काम करता है जब आपको अरेस्ट कर लिया गया हो, ठीक है। ये आर्टिकल 22 तभी मतलब इससे पहले जागता नहीं है ये आपका। ये क्या करता है कि आपको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देता है किसमें, इन अरेस्ट, इन अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब अगर आपको पुलिस उठा के ले जाए तो आप क्या करोगे भैया, रूलेट एक्ट थोड़ा ना है, काला कानून नहीं रहा, वो खत्म हो चुका है। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि अगर आपको पुलिस ले जाती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर, विद इन 24 आवर आपको जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ ना ये अच्छा आर्टिकल है। क्यों, क्योंकि आपको क्या करता है, आपकी ऐसा नहीं है कि भाई दुश्मनी आई किसी भी, भाई आपका सपोज किसी से बैत होगी, उसने पुलिस को पैसे दिए और आपको उठा के ले गए, और बस लगे पड़े हैं कि भाई जज के सामने पेश ही नहीं कर रहे हैं, जेल में पता चल रहा है कि
कर का है, पिटाई स्टार्ट है। तो आर्टिकल 22 क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है आपको अगेंस्ट किसके, अरेस्ट और एंड डिटेंशन, ठीक है। दूसरी बात, आपको बताया जाएगा, आर्टिकल 22 ही कहता है आपको बताया जाएगा कि आपको किस बेस पे उठा रहे हैं, ग्राउंड क्या है आपको उठाने का। आपको अरेस्ट कर रहे हैं तो अरेस्ट करने से पहले आपको ग्राउंड बताया जाएगा। और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं कि भाई वो डायरी में लिखेगा, इस तरह से लिखेगा, उसके बारे में नहीं जा रहे हैं। तो बस मैं इतना कह सकता हूँ कि आर्टिकल 22 क्या है कि मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर, इस 24 घंटे में ट्रैवल का टाइम नहीं होता, ठीक है। सब वो जंगल के बीच में से पकड़ के आए, अच्छा, अफ्रीका के जंगल के बीच में से पकड़ आए, अब बाहर आने आने में आपको 48 घंटे लग जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये ट्रैवलिंग टाइम इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो मैं कह सकता हूँ आर्टिकल 22 क्या है, आर्टिकल 22 क्या है, ये क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन इन, आप लिख लीजिए इनको, अरेस्ट एंड डिटेंशन। और साथ में क्या कह सकता हूं मैं, आपको प्रोडक्शन करना है बिफोर नियरेस्ट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, मजिस, प्रोडक्शन बिफोर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, ठीक है, विद इन, विद इन 24 आवर आफ्टर अरेस्ट, ठीक है। तो आर्टिकल 22 क्या है आपका, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, आर्टिकल 23। हाँ, मैंने किस बात कर ली है अब तक, मैंने जो दूसरा फंडामेंटल राइट है, हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट क्या था कि छह सॉरी 6 फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल है, 19, 20, 21, 22, हमने इन सब के बारे में बात कर ली है। अब किसके बारे में बात करेंगे, आर्टिकल जो हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है क्या है, राइट अगेंस्ट, अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। इसमें क्या आएगा, आपके आर्टिकल 23 आएगा और आर्टिकल 24 आएगा, ठीक है। अब आर्टिकल 23 क्या है और आर्टिकल 24 क्या है, हम इसे देखेंगे। आर्टिकल 23 क्या है हमारा, आर्टिकल 23, तो बात करते हैं, आर्टिकल 23 है हमारा अगेंस्ट, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन एंड प्रोहिबिट फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर, मतलब आपको कोई बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता, आपका कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकता, शोषण नहीं कर सकता। ये क्या है, आर्टिकल 23 है, आपको जबरदस्ती मजदूरी पर नहीं, मजदूर नहीं लगा सकता अपने यहाँ, ठीक है। तो मतलब क्या है, क्या है अगेंस्ट, मतलब विरोध में है किसका, एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण करना, प्रोहिबिट मतलब मना, प्रोहिबिशन मतलब मना, मना है, फोर्स्ड लेबर बंधुआ मजदूरी, ठीक है। अब आर्टिकल 24 क्या है, आर्टिकल 24 है हमारा अगेंस्ट, अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बिलो 14 years ऑफ एज, मतलब 14 साल से नीचे के जितने भी बच्चे हैं, हम उनको क्या नहीं कर सकते, आप नौकरी पर नहीं रख सकते, रोजगार नहीं दे सकते, ठीक है। 14 साल से नीचे के बच्चों का एम्प्लॉयमेंट मना है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है, एक्चुअली आर्टिकल 23 में भी, आर्टिकल 24 में भी है, पर मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो आर्टिकल 23 हो गया, आर्टिकल 24 हो गया। अब किसकी बात करते हैं हम, हमारे चौथे फंडामेंटल राइट की, किसकी, चौथे फंडामेंटल राइट की, वो क्या था, रिलीजियस राइट, रिलीजियस राइट। इसमें कितने आर्टिकल है, इसमें आए थे हमारे आर्टिकल 25 से 28। अब बात करते हैं आर्टिकल 25 की, किसकी, आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 क्या है, आर्टिकल 25 कहता है हमें फ्रीडम ऑफ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन include, includes its practice, practice and
प्रोपेगेशन मतलब क्या है कि आप किसी भी धर्म को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये क्या है, आर्टिकल 25 बात करता है इंडिविजुअल की, किसकी, इंडिविजुअल की, व्यक्तिगत। मतलब आपको व्यक्तिगत धर्म, कोई भी धर्म आप प्रैक्टिस करो, उसको अपनाओ, उसको क्या कहते हैं रोज दिनचर्या में लेकर आओ, प्रोपोगेट करो, बट शांति ढंग से, तो उसकी क्या है, आपको आज़ादी है। अब मैं कहूँ कि देखिए जैसे सिख है, सिख कृपाण रखते हैं, क्या रखते हैं, कृपाण रखते हैं ना, ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा 25 के अंदर। मैं कहता हूँ कोई सिंदूर लगाओ, कोई जनेऊ करो, कुछ कुछ भी करो, ये क्या है, आर्टिकल 25 है आपका, आप प्रैक्टिस पीसफुली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 25 क्या है, इंडिविजुअल की बात करता है। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 26 की, आर्टिकल 26 बात करता है ग्रुप की, किसकी, ग्रुप की। मतलब जब आप बहुत सारे, जैसे अगर मैं कहूँ कि जुलूस निकालना है ना, तो ग्रुप में हो गया। तो या फिर आपने कोई मस्जिद बनाई है, ठीक है, आपने मंदिर बनाया है, आप इन चीजों की स्वतंत्रता है किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 26 के अंतर्गत। आप समझ रहे हैं आर्टिकल 25 और 26 में क्या फर्क है। आर्टिकल 25 बात करता है कि इंडिविजुअल, मतलब व्यक्तिगत, व्यक्तिगत आप कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी धर्म को। आर्टिकल 26 क्या कहता है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, फ्रीडम, फ्रीडम टू मैनेज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मतलब मंदिर वगैरह, मंदिर मस्जिद मदरसा है ना, इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग चैरिटेबल। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मदरसा है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आएगा, ठीक है। चैरिटेबल, रिलीजियस प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस मतलब क्या है, देखो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आप कोई भी अपना जो रिलीजन है उसको, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, चला सकते हैं। आप जुलूस निकालो, आप क्या क्या करें, क्या क्या कहते हैं, मंदिर बनाओ, आप मस्जिद बनाओ, इस सब की आप हवन करो, आप जगराता करो, आप कुछ भी इस तरह की पीसफुली चीज़ें कर सकते हैं। ये क्या, किसी कौन बात करता है, आर्टिकल 26 की, कौन बात कर रहा है, आर्टिकल 26। अब मैं कहूँ कि व्यक्तिगत अगर आपकी बात करूँ कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड प्रैक्टिस और प्रोपोगेशन की, इंडिविजुअल की, तो कौन बात कर रहा है, आर्टिकल 25। किस में बात करता है, आर्टिकल 26 ग्रुप में, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग चैरिटेबल, भाई आपका दान धर्म करना है, आपको भंडारा देना है, इस तरह की चीजें करनी है, रिलीजियस चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिस है ना। तो मैं कह सकता हूँ इसके अंदर क्या आएगा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन और चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिस कह सकता हूँ मैं, ये चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिस। इन सब की क्या है, स्वतंत्रता है। चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिस मैंने बता दिया, आपको भंडारा देना है, आप कुछ इस तरह की चीजें करनी है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मैंने बता दिया, मंदिर मस्जिद कुछ भी बनाओ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जैसे कि अभी एग्जाम में आया था कि सिखों को कृपाण रखने का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आर्टिकल 25, आप सिंदूर लगाओ, कृपाण रखो, जनेऊ बांधो, कुछ भी करो, वो आपका व्यक्तिगत धर्म का मामला है, वो आर्टिकल 25 देता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसके, हाँ लेकिन एक बात याद रखना, जो आर्टिकल 26 है वो 3 ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको रोका जा सकता है। वे 3 चीज कौन सी हैं, हमें आपको याद रखनी पड़ेगी। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर ये आ जाता है एग्जाम में पूछता है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, आप इसको रट लेना, मोरालिटी, और तीसरा क्या है, हेल्थ। इन 3 चीजों के ऊपर आप सब्जेक्टेड है, रोका भी जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर के ऊपर, मतलब जनता के लिए, मोरालिटी के कारण और हेल्थ के कारण, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल किसके बारे में, 27 के बारे में। आर्टिकल 27 क्या कहता है, टैक्सेस, नो टैक्स ऑन रिलीजियस वर्क, ठीक है। मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि अगर आप ऑन रिलीजियस, क्या कहते हैं उसको, मनी कह सकते हैं, या फिर जो भी आपको कहना है, इस तरह की चीज़ें आप, जैसे रिलीजियस मनी, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपने दान दिया है, जो भी आपने मतलब रिलीजियस काम किया है, उस पर आप टैक्स नहीं लगा सकती सरकार, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये क्या है, टैक्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, टैक्स, नो टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, या ऑन रिलीजियस, क्या कह रहे हैं, ऑन रिलीजन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी मंदिर मस्जिद में दान देते हैं तो उस पर
टैक्स नहीं लगता है, या फिर किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने कहा जैसे तिरुपति बालाजी का मंदिर हो गया, वो सब आपने देखा कि बहुत पैसा है लेकिन उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो ये क्या कहता है, आर्टिकल 27 कहता है। ठीक है, और क्या, और ये क्या करता है, ये सेकुलर नेचर दिखाता है किसका, स्टेट का। मतलब स्टेट किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को, किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को, चाहे वो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख है, ईसाई है, कि प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए अपना टैक्स का पैसा नहीं दे सकता। मतलब सारे धर्मों को अगर करना है तो ठीक है, मतलब सारे धर्मों को मेंटेन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए पैसा खर्च कर रही है सरकार तो ठीक है, बट किसी भी एक विशेष धर्म के लिए आप टैक्स का पैसा यूज नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 27 कहता है। मतलब क्या कह रहा है, इट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम स्पेंडिंग टैक्स कलेक्शन फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आप समझ रहे हैं, दो इट डज प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम स्पेंडिंग टैक्स कलेक्शन फॉर द प्रमोशन मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं, हाँ सभी के लिए कर सकते हैं, बट किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए इस तरह से टैक्स का पैसा यूज नहीं कर सकते। दूसरा 27 क्या कहता है कि आपकी किसी भी दान पर या फिर कहते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की जो मनी है उस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, जो आप काम करते हैं। चलिए, अब 27 हो गया। अब मैंने बताया आपसे कि आर्टिकल 25, 26, 27, अब कौन सा रह गया, आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कह रहा है, आर्टिकल 28 कहता है कि फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम, फ्रॉम, बस आपको इसको इतना ही याद रखना है, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मतलब क्या है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप कोई भी धार्मिक निर्देश नहीं, क्रिया नहीं करा सकते। अगर कोई सरकारी स्कूल है फिर सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है तो उसमें आप कोई भी धार्मिक निर्देश नहीं दे सकते, धर्म से रिलेशन रिलेटेड कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप किसी भी स्टूडेंट को फोर्स कर सकते कि करो। फ्रीडम है आपको हर बच्चे को मानने या ना मानने का। तो आर्टिकल 28 हो गया। तो हमने आर्टिकल 28 में आप देख रहे हो, मैंने जब भी 25, 26, 27, 28 ये चार आर्टिकल की बात करी तो तभी से क्या स्टार्ट हो रहा था हमारा, रिलीजन, रिलीजन, रिलीजन। इसलिए 25 से 28 को क्या कहते हैं, रिलीजियस राइट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलीजियस राइट। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, हमारे फंडामेंटल राइट फिफ्थ की। फिफ्थ, फिफ्थ क्या है हमारा, कल्चरल, कल्चरल एंड एजुकेशनल, एजुकेशनल राइट्स of minorities, minorities। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, इसमें आते हैं। आर्टिकल 29 क्या है, आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 कहता है राइट टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, एंड कल्चर। मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि भैया आर्टिकल 29 में एक्चुअली दो पार्ट हैं, आर्टिकल 29(1), आर्टिकल 29(2). इन दोनों में क्या कहा जाता है कि भैया कोई भी सेक्शन, कोई भी सिटीजन का सेक्शन जो कि इंडिया में रह रहा हो, आप ध्यान से सुनना, जो इंडिया में रह रहा हो और उसकी अपनी डिस्टिंक्ट मतलब एक विशेष अलग से, मतलब जो मिलती ना हो, एक अलग लैंग्वेज हो, एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो, या फिर कल्चर हो, या फिर जो आपकी उसकी स्क्रिप्ट हो, तो उसको अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करने का, कंजर्व करने का, संरक्षण देने का। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ, देखिए एक पहली बात तो ये कि ये सिर्फ नाम का ही माइनॉरिटीज के लिए है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 माइनॉरिटी के लिए है। आर्टिकल 29 जो है वो किसकी प्रोटेक्शन की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज। आपको बताऊं मैं, जो माइनॉरिटीज हैं ये भी आ गया था एक बार मेरे सामने, खुद आया है, मैं खुद एक एग्जाम दे रहा था तो उसमें आ रहा था कि माइनॉरिटी जो है किस ग्राउंड पर आइडेंटिफाइड की जाती है। तो दो बेस पर माइनॉरिटी आइडेंटिफाइड की जाती है। एक तो किसके बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, लैंग्वेज मतलब लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक, और दूसरा रिलीजियस बेस पे, रिलीजियस बेस पे। ठीक है, तो हम माइनॉरिटी सिर्फ दो बेस पे देखते हैं, लैंग्वेज बेस पे और
रिलीजियस बेस पे। खैर, अब मैंने कहा कि प्रोटेक्शन की बात करता है किसकी, माइनॉरिटी की। तो ये किसकी बात करता है, ये बात करता है, इसके दो पार्ट हैं आर्टिकल 29 के, कि ये बात करता है कि कोई भी ऐसा सिटीजन, एनी सेक्शन, मतलब कोई भी सेक्शन हो सिटीजन, मतलब जो कि भारत में रह रहा हो, ऐसा कोई भी सेक्शन, मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है, जिनकी अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो, बहुत सारे ग्रुप की बात हो रही है ना, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो, DISTNI डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, कल्चर हो, वो उसको क्या कर सकता है, कंजर्व कर सकता है। आर्टिकल 2, ये आर्टिकल 29(1) है, या आर्टिकल 29(2) है। ये क्या कहता है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय stated or receiving aid from the state's fund only on the ground of religion, race, caste, language। मतलब क्या है, मतलब सीधा सा ये, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, मतलब जो भी विद्यालय हैं जो स्टेट के फंड से चल रहा हो, आप उसमें किसी को भी आने से मना नहीं कर सकते हैं। आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, किस ग्राउंड पर, रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, और लैंग्वेज के आधार पर। हाँ, आप सेक्स के आधार पर और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब जगह के आधार पर मना कर सकते हैं। देखो, लड़कियों का अलग स्कूल होता है, नहीं होता है, अब आपको कि लड़कियों का स्कूल है भाई, मुझे जाना है, ठीक है, उसमें आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप सेक्स के आधार पर, लिंग के आधार पर मना किया जा सकता है उसको। तो मैंने क्या कहा, कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट चला रहा हो, स्टेट के पैसों से चल रहा हो, आप उसमें किसी भी सिटीजन को एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते हैं। किस बेस पर, रिलीजन के बेस पर मना नहीं कर सकते, रेस के बेस पर मना नहीं कर सकते, कास्ट के बेस पर मना नहीं कर सकते, लैंग्वेज के बेस पर मना नहीं कर सकते। हाँ, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे मना किया जा सकता है। यह आर्टिकल 29 है आपका, ठीक है, ओके। तो आर्टिकल 30 क्या है, आर्टिकल 30 भी माइनॉरिटीज के लिए है, मैंने बताया 29 और 30 जो भी है। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि राइट राइट टू ब्रिंग एंड रन एजुकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन ऑफ चॉइस। मतलब ये बात करता है कि कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी, मैंने बताया माइनॉरिटी कम्युनिटी कोई भी हो सकती है, लैंग्वेज के आधार पर या रिलीजियस के आधार पर, वो अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकती है, उसको चला सकती है, ठीक है। भाई माइनॉरिटी दो ही बात डिवेस होती है, रिलीजन के आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर, वो अपना कोई भी, अब मैंने बताया ना कि मदरसा हुआ, अब इस तरह की चीजें हुई, ये सब किस में आएंगे, आर्टिकल 30 में आएंगे। अगर आप देखते हैं कि जो मुस्लिम है, सपोज जो माइनॉरिटीज हमारे हैं, या फिर कोई भी एक्स रिलीजन है, या फिर एक्स लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, वो क्या है, माइनॉरिटीज में आ रहे हैं, माइनॉरिटी हैं, तो ये अपना क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, यह अधिकार मिलता है आर्टिकल 30 से, इससे आर्टिकल 30 से, ठीक है, ओके। अब मैंने आर्टिकल 29 हो गया, आर्टिकल 30 हो गया, ये दोनों आर्टिकल माइनॉरिटीज के लिए थे। अब कौन सा आर्टिकल बच गया हमारा, आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या था, राइट टू right to constitutional remedies। इसके अंदर कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32, ये मैं ये कह रहा हूँ कि इस जगह ये आर्टिकल नहीं होता ना, तो जितने आपने अब तक आर्टिकल पढ़े हैं ना, सब बेकार थे। आर्टिकल 32 मतलब ये राइट टू फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सबसे जरूरी आर्टिकल है, वरना सारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट आपके बेकार थे। आर्टिकल 32 को इसलिए भीमराव अंबेडकर ने, याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बी आर अंबेडकर ने यहां तक कहा है कि आर्टिकल 2 हार्ट है, दिल है, एंड सोल है, आत्मा है, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो मैं क्या कह सकता हूं कि भीमराव अंबेडकर ने, क्वेश्चन आता है, किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल, है ना, सोल बना लेते हैं कुछ ऐसे, बहुत सा है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा और दिल दोनों है। मतलब अगर आर्टिकल 32 नहीं होता, देखो ये चीज सिर्फ आपको याद करने की पर्पज से है, ठीक है, सेंटिमेंट नहीं होना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल कह दिया किसने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, किसको, आर्टिकल 32 को। क्यों, क्योंकि यही दांत देता है एक तरह से किसको, सारे फंडामेंटल राइट को। ये क्या कहता है
यही कहता है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है, मतलब छीना जाता है आपसे, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। नो हाई कोर्ट, नो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। भाई सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, फिर आप हाई कोर्ट जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट का नंबर आता है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर बात किसकी है, आपके मौलिक अधिकार की है, फंडामेंटल राइट की है। कौन कहता है? आर्टिकल 32 कहता है ये बात। तो आर्टिकल 32 है ना जरूरी भाई। अगर आर्टिकल 32 नहीं होता तो फिर क्या होता? फिर कुछ भी नहीं होता। तो ये सिर्फ नाम के आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट रह जाती है। तो फंडामेंटल राइट तो इसलिए भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, इसको हार्ट एंड सोल कहा है। ठीक है, किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हमने कितने आर्टिकल, अब मैं कहूँ फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6 हैं। हमने सारे देखे। 14 से 18, फिर देखिए हमने 19 से 22, फिर देखिए हमने 23 से 24, फिर देखिए हमने 25 से 28, फिर देखिए हमने 29 और 30, फिर देखे हमने 32। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। तो आज हम अपना लेक्चर को यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, लेक्चर पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बाय, मिलते हैं कल।